नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामीनाथन अय्यर, स्वामी कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर। दोस्तों, ये मेरा 5वां लेक्चर है जिसमें मैं आज कैश बुक डबल कॉलम के साथ वाला समझाऊंगा। अब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस थे उसमें, मगर आज हम डिस्कस करेंगे कैश के साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी। कई बार क्या होता है कि कैश बुक और बैंक बुक कई लोग अलग अलग मेंटेन करते हैं, मगर एक प्रोविजन ये भी है कि आप कैश बुक में ही बैंक का कॉलम अलग से मेंटेन करके सारे बैंक के डिटेल्स आप कैश बुक में ही लिख सकते हैं। तब आपका सिर्फ एक मेहनत क्या बढ़ जाता है, वो ये है कि कैश बुक में सिंगल कॉलम हो तो सिर्फ एक ही कैश का कॉलम होता था, मगर आज मैं बात कर रहा हूं डबल कॉलम की। तो पहला 2 कॉलम तो नो चेंज, डेट और रिसिप्ट्स। तीसरा कॉलम, अच्छा, एक लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है वो तो होता ही है छोटा सा। एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड के 2 कॉलम्स हो गए, डेट, रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। इसी प्रकार से क्रेडिट में भी डेट, पेमेंट्स, वहां रिसिप्ट्स है तो यहां पेमेंट्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। कहने का मतलब कॉलम्स वही होंगे, डेट रिसिप्ट्स, डेट पेमेंट्स, इस तरफ पैसे का आना, इस तरफ पैसे का जाना, इधर रिसिप्ट्स, इधर पेमेंट्स, जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्कस किया था पूरा का पूरा वही रहने वाला है इसमें भी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक कॉलम और जुड़ता है बैंक का और बैंक का, यानी कि बैंक के ट्रांजैक्शंस, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में चेक जमा करना, किसी से चेक रिसीव किया, किसी को चेक दिया, बैंक के इंटरेस्ट, सारे बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शंस बैंक के कॉलम में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर कैश के साथ बैंक का भी ट्रांजैक्शन, बैंक की भी ट्रीटमेंट, बैंक की भी एंट्री इस कैश बुक में आएगी। इसीलिए इसे कैश बुक डबल कॉलम भी कहते हैं और कहते हैं कैश बुक विथ बैंक कॉलम, यानी यहां पर कैश के साथ में बैंक के भी सारे डिटेल्स आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होता है, तो फिर वैसे ही, चाहे वो डेली मेंटेन करो, मंथली मेंटेन करो या ईयरली मेंटेन करो, सबसे पहले पहली तारीख को, एकदम सुबह, उस तारीख की पहली तारीख की सुबह आपके पॉकेट में कितना कैश है या आपके दुकान में कितना कैश है। ईयर एंडिंग हमारा जैसे 31 मार्च होता है हर साल, तो पहली तारीख होगी 1 अप्रैल, समझ के चलिए 2019। हमारे पास पहले से कितना कैश बैलेंस है और कितना हमारे बैंक में बैलेंस है, दोनों चीजें पहली तारीख की रिसिप्ट साइड से शुरू होगी। रिसिप्ट साइड से इसलिए होती है क्योंकि ये पैसा जो आपके पास है, ये पैसा जो आपके बैंक में है, आप पेमेंट्स में इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि पहले से पहली तारीख को ही आपके पास में कितना कैश है और कितना बैंक में बैलेंस है। तो ये चीजें लिखी जाती हैं या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, क्योंकि प्रीवियस डे का, प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का ये कैरीड डाउन होता है, क्लोजिंग होता है, जो इस साल बनकर ओपनिंग आता है। तो कैश में समझ के चलिए आपके पास 100 रुपए है और बैंक में समझ के चलिए आपके पास में 10,000 रुपए है। पहली अप्रैल को, पहली तारीख को आपका बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। आपके कैश बैलेंस आपके पास में कितना है, दैट विल बी द ओपनिंग कैश बैलेंस। ये हमें बताता है कि हमारे अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से हो रही है। कैश का बैलेंस 100 रुपए और बैंक का बैलेंस 10,000 रुपए। अब दिन भर में, महीने भर में या साल भर में आने वाले कैश और चेक्स इधर,
दिन भर, महीने भर या साल भर में जाने वाला कैश और चेक्स, इधर किसी ने भी पैसा दिया हो, कारण कुछ भी हो, आपके पास पैसा आया है तो यहां चाहे वो कैश में आए तो कैश के कॉलम में आएगा, चेक में पेमेंट किया तो बैंक के कॉलम में आएगा। यानी समझ कर चलिए मिस्टर अरुण मिस्टर अरुण पेड ₹5,000 टू यू, आपको उन्होंने दिया। या फिर आप कहिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, फ्रॉम मिस्टर अरुण ₹5,000। कैश रिसीव्ड बोला है, अरुण से बोला है, रिसीव्ड है तो रिसिप्ट्स में आएगा। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था अपने बुक में, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, यानी आप कैश बुक में कैश और चेक के लिए बैंक का नाम नहीं लिखेंगे। कैश आया तो भी पार्टी का नाम, ट्रीटमेंट का नाम, ट्रांजैक्शन का नाम, और चेक से पेमेंट हुआ है या लिया है तो भी ट्रांजैक्शन का नाम। कैश और बैंक वर्ड अपने अकाउंट में नहीं आएगा। अब यहां क्या हो रहा है, अरुण, देखिए कैश अकाउंट में कैश का नाम, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। अपने खुद के अकाउंट में अपना खुद का नाम नहीं आता। तो यहां आप क्या करेंगे हमें अरुण से पैसा मिला है तो जाहिर है यहां लिखोगे, और अभी मैंने बताया यहां लिखोगे टू के नाम से। जिससे मिला उसके नाम की एंट्री होगी टू अरुण्स अकाउंट। कैश मिला है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 5,000, बैंक के कॉलम में डैश। कहने का मतलब आप जब पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट साइड लिखोगे, कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में लिखोगे, और जिस व्यक्ति से रिसीव कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखोगे टू मिस्टर अरुण्स अकाउंट 5,000 रुपये। यानी यहां पर क्या हो गया, कैश का ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश के कॉलम में आ गया, अरुण से मिला इसलिए अरुण का नाम आ गया, और तारीख जो भी होगी ट्रांजैक्शन की वो हम लिखेंगे। अब यहां पर समझ के जरिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। सपोज यहां दिया है आपको चेक रुपीस, चेक रिसीव्ड फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर शर्मा। ट्रांजैक्शन ऐसा है, चेक रिसीव्ड है, यहां पर रिसिप्ट्स का हो या बैंक के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं डिपॉजिट्स। रिसिप्ट्स में जो बैंक होता है वो डिपॉजिट्स है, इधर वाला बैंक है विड्रॉल्स। पैसा जमा हुआ तो इधर, पैसा निकाला तो उधर। अब जब आपको शर्मा ने चेक में लाकर दिया 10,000 रुपए, तो चेक की अहमियत जब तक बैंक में नहीं जाएगी तब तक नहीं होती है। चेक एक कागज है, वो कागज की अहमियत, कागज का महत्व तभी है जब वो कागज प्रॉपरली बैंक में विद इन ड्यू डेट पहुंच जाए। तो बैंक में जमा करोगे मतलब आपको मिला हुआ चेक आप अपने बैंक में जमा करोगे। तो जब आप ये चेक अपने बैंक में जमा करोगे तो आपके लिए ये चेक हो गया डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी रिसिप्ट्स, बैंक रिसिप्ट साइड आएगा टू मिस्टर शर्मा के नाम से। चेक है तो बैंक के कॉलम में all the transactions made through check will be reflected in the bank column, either receipts or payments। और अगर वही कैश से हुआ है तो कैश के कॉलम में आएगा, चाहे वो रिसिप्ट्स हो या पेमेंट्स। तो यहां आपको क्या देखना है, सिंपली समझिए, पैसा आ रहा कि जा रहा, स्टेप 1, आ रहा तो इधर, जा रहा तो इधर। कैश में आ रहा कि चेक से डीलिंग हुआ, स्टेप 2, कैश में हो तो कैश के कॉलम में, चेक से हुआ तो बैंक के कॉलम में। आपको मिला है, आपने बैंक में जमा किया है तो डिपॉजिट्स। अब मैं पेमेंट्स को लेकर भी बताऊंगा, मगर ध्यान रखिएगा
चेक के ट्रांजैक्शंस पूरे पूरे बैंक के कॉलम में आएंगे। अब आते हैं थोड़े से एक दो पेमेंट्स को लेकर। सैलरी पेड बाय कैश ₹500 पेड पेमेंट्स। सैलरी एक्सपेंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सैलरी, सैलरी हो गया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है, पेमेंट्स हैं, यहां लिखा जाता बाय। मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन के लिए टू और क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शंस के लिए बाय लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट। और कैश में पेमेंट किया ₹500, कैश के कॉलम में, बैंक में डैश। पेमेंट्स जिस माध्यम से हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट, कैश है कि चेक। कैश है तो कैश के कॉलम में, चेक होता तो बैंक से पेमेंट होती, बैंक के कॉलम में एंट्री करते। अब जैसे इसी में अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, रेंट पेड बाय चेक ₹500 दे देते। अब यहां पर साफ साफ दे दिया है कि मोड ऑफ पेमेंट इज चेक या पेमेंट्स मेड थ्रू चेक। चेक मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ यू बैंक विल मेक द पेमेंट टू दैट पार्टी। तो ऐसे में आपने जो पेमेंट किया है वो हुआ है बैंक के माध्यम से। तो आप अपने बुक में जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, नो चेंज। मगर वो कहां लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। जब बैंक में लिखते हैं तो कैश डैश, और जब कैश में लिखते हैं तो बैंक कॉलम डैश। इधर भी देखिए आप, रिसीव्ड इन कैश, कैश के कॉलम में आया, बैंक में डैश लिखा। रिसीव्ड बाय चेक, बैंक के कॉलम में लिखा, कैश डैश लिखा। कहने का मतलब उसके साइड वाला जो है डैश हो जाएगा। अब यहां एक और चीज होती है बहुत अच्छी है कि कुछ पेमेंट उसने कैश में किया और कुछ चेक से। यानी समझ कर चलिए, आपको कोई व्यक्ति पेमेंट करता है या आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेड टू मिस्टर अशोक ₹2000 in cash and ₹5000 by check। यहां पर क्या हो गया? दोनों ट्रांजैक्शन आ गया, कैश भी आ गया, चेक भी आ गया। तब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह ही मत रखिए। सिंपली याद रखिए, इजी तरीके से याद रखिए। कैश का कॉलम मुझे कैश में लिखना है, चेक का मुझे बैंक के कॉलम में लिखना है। कैश वाला कैश के कॉलम में, चेक वाला बैंक के कॉलम में लिखना है। इतनी सी बात ही आपको याद रखनी है। यानी जब आप पेमेंट करोगे तो इस तरफ आएगा, कैश में करोगे तो कैश कॉलम में आएगा, चेक से करोगे तो बैंक कॉलम में आएगा, और दोनों से किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे तो कैसा होगा? ध्यान से देखिए, आप लिखोगे बाय मिस्टर अशोक अकाउंट, लेजर फुल तो डैश, 2000 इन कैश तो 2000 कैश के कॉलम में, 5000 बाय चेक तो 5000 बैंक के कॉलम में। इन दिस वे यू हैव पेड ₹7000 टू अशोक, 2000 बाय चेक, सॉरी कैश, एंड 5000 बाय चेक। तो यहां पर क्या हो गया? कैश हो या चेक, कैश का कैश के कॉलम में और चेक का बैंक के कॉलम में आ गया। तो यहां सिंपल था, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन में समझना है, रिसिप्ट भी हो तो मोड ऑफ रिसिप्ट समझना है, कैश में मिला तो कैश में लिखना है, चेक से मिला तो बैंक में लिखना है। उसी प्रकार पेमेंट्स भी, कैश में पेमेंट गया तो कैश में लिखना है, चेक से पेमेंट गया तो बैंक में लिखना है। रिसिप्ट्स का कॉलम और पेमेंट्स का कॉलम दोनों के लिए कॉमन है,
यानी आपको बैंक के लिए रिसिप्ट अलग और कैश के लिए रिसिप्ट अलग करके दो अलग अलग बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन मेंटेन द सिंगल कैश बुक विथ डबल कॉलम शोइंग द बैंक कॉलम सेपरेटली विथ कैश कॉलम. आप उसको कैश के साथ ही शो कर सकते हैं बैंक के कॉलम. तब ये क्या हो जाएगा, कैश बुक विथ बैंक कॉलम. कैश और बैंक दोनों क्या हो गया, एक ही बुक में आ गया. आजकल तो बाजार में प्रिंटेड में मिलते हैं. और दूसरी बात क्या है, कंप्यूटराइज्ड हो गया. तो कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से क्या है, कॉलम्स वगैरह का कोई टेंशन ही नहीं है. फॉक्स प्रो पैकेज है, टैली है, ऐसे बहुत से ओरेकल हैं. तो ऐसे बहुत से पैकेजेस हैं जिसमें अकाउंट्स को लेकर सेपरेट आपको सब दिया हुआ है डिटेल. नहीं तो भी बाजार में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक मिलता है अलग से. इसमें क्या है, कैश और बैंक कॉलम होते हैं डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश, और ट्रिपल कॉलम में एक डिस्काउंट का कॉलम भी आ जाता. वो हम इसी के साथ आज डिस्कस कर लेंगे. तो डिस्काउंट का कॉलम भी क्या है, एक बढ़ जाता. मगर इजी है क्योंकि कैश और बैंक आपको सामने सामने वहीं दिख जाता. दो बुक मेंटेन करने में क्या है, कैश है कि बैंक है, कैश के लिए ये बुक निकालो जी, बैंक के लिए वो बुक निकालो जी, कहीं रखा है कहीं नहीं रखा है, मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया, और आपको हर साल मेंटेन करना है. सो इट इज बेटर टू मेंटेन द सिंगल कैश बुक विद बैंक कॉलम सो दैट यू कैन इजीली लोकेट द फिगर्स कि कैश कौन सा है, बैंक कौन सा है. तो आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं, आप आसानी से देख भी सकते हैं, और इजी है कैश बुक विद बैंक कॉलम मेंटेन करना. एक पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा बच्चों को नॉर्मली क्या होता है, कंफ्यूजन होता है. मैं बार बार एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक लाइन. कैश के कॉलम में, फिर सुनिए, कैश के कॉलम में कैश का नाम नहीं आता. बैंक के लिए बैंक का नाम नहीं आता. अगेन आई रिपीट, कैश के लिए कैश का नाम नहीं लिखेंगे. यानी कि यहां पर टू कैश और यहां अमाउंट गलत है, या टू बैंक यहां अमाउंट गलत है. अपने कॉलम में अपना नाम, अपने कॉलम में अपना नाम नहीं आता. एज पर द रूल, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कंसेप्ट, कन्वेंशन, कुछ भी आप बोल दो, एक सिंगल लाइन में समझ लो. इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं. मेरे अकाउंट में, मेरे बुक में, मेरे कॉलम में मेरा नाम नहीं आता. यानी मैं अपने बुक में अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखूंगा, अपने कॉलम में अपना नाम नहीं लिखूंगा. अब एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कैश का भी और बैंक का भी दोनों का समावेश है. कैश का भी रोल है, बैंक का भी रोल है. तब आप क्या करेंगे, तब आप किस कॉलम में क्या लिखेंगे? तो यहां बहुत इजी वे समझ लीजिए, एकदम इजी. मेरे अकाउंट में आपका नाम लिख सकता हूं मैं, आपके अकाउंट में मेरा नाम आएगा. फिर सुनिए, मेरे अकाउंट में, जैसे कैश और बैंक दो अलग लोग हैं, मैं कैश हूं, आप बैंक है, तो मैं मेरे बुक में, मेरे अकाउंट में आपका नाम लिख सकता हूं, क्योंकि मैं खुद का नाम नहीं लिख सकता, मगर आपका लिख सकता हूं. उसी प्रकार से आप अपने बुक में, अपने अकाउंट में मेरा नाम लिख सकते. अभी हम देखिए, शर्मा का नाम लिख रहा है, अरुण का नाम लिख रहे हैं, रेंट लिख रहे हैं, सैलरी लिख रहे हैं, अशोक लिख रहे हैं, हम सब दूसरे पार्टीज के नाम लिख रहे हैं. खुद का नाम नहीं आ रहा, ना कैश कहीं लिखा, ना बैंक कहीं लिखा. हमने अपने बुक में, अपने अकाउंट में, अपने कॉलम में अपना नाम नहीं आता. बट आई कैन राइट योर नेम एंड यू कैन राइट माइन. आप लिख सकते मेरा नाम, मैं लिख सकता आपका. अब यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है और बहुत इजी है, मगर नॉर्मली 11वीं के बच्चों को क्या होता है, एकदम बेसिक वालों को इसमें हल्का कंफ्यूजन रहता. अब यहां ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है. कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रुपीज 1000. कैश बैंक में जमा किया 1000 रुपए. बहुत ही इजी वे में समझिए, कैश जमा किया है आपने
कैश जमा करने की वजह से ये सोचिए कि आपके पास कैश आएगी की जाएगी। फिर सुनिए, when you deposited the cash into the bank, it means cash is going out. कैश आपके पास से बाहर जा रहा है, यानी कैश जो है ये हो गया आपका आउट। या यूं समझो, आप कैश पे कर रहे हैं, बैंक में जमा करके आना मतलब भी बैंक में पेमेंट करके आना होता है, एक ही बात है। कई लोग बोलते हैं मैं बैंक में पेमेंट करके आया, बैंक में पैसे जमा करके आया। अर्थ यह है कि आपने अपने पॉकेट से निकाल के बैंक में जमा करके आए। एज गुड एज यू हैव पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इनटू द बैंक या इनटू योर अकाउंट, यानी कैश आपके लिए क्या हुआ, पेमेंट। अब आते हैं अपन दूसरे एंगल से। आप ही का बैंक है, आप ही का अकाउंट है, मगर आपके अकाउंट में आपने जब पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक के लिए वही पैसा क्या हुआ, रिसीप्ट्स। फिर सुनिए, ये हूं मैं, ये है बैंक, ये हूं मैं और ये है बैंक। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिटेड। जब मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं तो मेरे लिए वो हो गया पेमेंट, और बैंक के लिए वही चीज क्या हो गई, रिसीप्ट्स। 1000 रुपए दोनों के लिए है। मैं कहूंगा मैंने 1000 जमा किया, बैंक आएगा मुझे 1000 मिले, दोनों के लिए 1000 रुपया ही है, दोनों के कॉलम में 1000 रुपया ही आएगा। बट किसको क्या, कौन रिसिप्ट है, कौन पेमेंट्स है, किसके अकाउंट में किसका नाम, किसके कॉलम में किसका नाम, रिसिप्ट्स में किसका नाम, पेमेंट्स में किसका नाम। ये चीजें समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कैश इज गोइंग आउट मींस कैश पेमेंट के कॉलम में आएगी। बैंक के लिए रिसिप्ट्स हैं, तो बैंक के लिए जब रिसिप्ट्स हैं तो रिसिप्ट्स के कॉलम में आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 1000 रुपए बैंक कहां आएगा, रिसिप्ट्स के कॉलम में 1000 रुपए बैंक। कैश पेमेंट्स के लिए है, कैश पेमेंट, तो पेमेंट्स में आएगा कैश के, क्योंकि हम दोनों एक ही इसमें मेंटेन कर रहे हैं ना भाई। हम कैश भी यही मेंटेन कर रहे हैं, बैंक भी यही मेंटेन कर रहे हैं। मैं कैश में अलग लिखने, बैंक में अलग लिखने के लिए दो अलग बुक मेंटेन करता तो बात और है, बट मैं एक ही बुक में जब दोनों कॉलम को मेंटेन कर रहा हूं तो मुझे एक ही बुक में दोनों कॉलम में ये 1000 रुपए दिखना चाहिए। अब किस में क्या दिखेगा, तो कैश जाते हुए दिखेगा, इसलिए कैश के पेमेंट्स कॉलम में, और बैंक में जमा हुआ है बैंक में आते हुए दिखेगा, इसलिए बैंक के रिसिप्ट्स के कॉलम में। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस ट्रांजैक्शन में दम ही नहीं है, बहुत ही सिंपल। अब फिर सुनिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश इज गोइंग आउट, कैश पेमेंट, इन द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिसीव्ड, तो रिसिप्ट्स के कॉलम में बैंक के, पेमेंट्स के कॉलम में कैश के। अब अभी मैंने एक पॉइंट और बताया, मेरे अकाउंट में आपका नाम, जब मैं मेरे कॉलम में लिखूंगा तो नाम किसे रहेगा, आपका। जब मैं कैश के कॉलम में लिख रहा हूं तो यहां कैश नहीं लिख सकता, अपने कॉलम में अपना नाम नहीं आ सकता। तो जब मैं कैश के कॉलम में लिख रहा हूं तो लिखूंगा आपका नाम यानी कि बैंक, और जब मैं बैंक के कॉलम में लिख रहा हूं तो बैंक के कॉलम में बैंक का नाम नहीं आ सकता। जब मैं बैंक के कॉलम में लिख रहा हूं तो यहां लिखा जाएगा टू कैश। एक बार ये क्लियर हो गया कि वो रिसिप्ट्स है कि पेमेंट्स, एक बार ये क्लियर हो गया कि किसके लिए कौन से साइड आएगा, एक बार ये क्लियर होगा कि पेमेंट्स कैश और रिसिप्ट्स बैंक है, तो कैश के कॉलम के लिए बैंक का नाम और बैंक के कॉलम के लिए कैश का नाम। इतनी सी ही बात है। हमें कैश जमा किया है हमने, हमारे लिए कैश का जाना, जाना मतलब पेमेंट्स, बैंक में जमा हुआ है, बैंक के लिए डिपॉजिट, बैंक के लिए रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब डेबिट। तो बैंक के कॉलम में जमा, कैश के कॉलम में पेमेंट्स। तो पेमेंट्स कैश है तो बैंक के नाम से और बैंक है तो कैश के नाम से।
अब मैं इसको स्लाइटली चेंज कर देता हूं। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ₹500। बैंक से कैश निकाला, तब आप प्रैक्टिकली सोचो, यहीं बैठे बैठे आप क्या करो, जैसे आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तुरंत अपने दिमाग में दो चीज का खाका खींच लो। एक, कैश क्या हुआ भाई, आया कि गया। तो जाहिर सी बात है, जब आप बैंक में पैसा निकालने जाओगे और बैंक पैसा आपको देगा, उसे कहते हैं विड्रॉल्स। तो विड्रॉल्स में कैश आता है और बैंक देता है पैसा। कैश आता है, कैश के लिए रिसिप्ट्स, बैंक देता है बैंक के लिए पेमेंट्स। यानी पैसा आया इस तरफ, कैश आया, कैश के कॉलम में 500, बैंक ने पेमेंट किया, बैंक के पेमेंट साइड में 500। यहां उल्टा हो रहा, देखिए, यहां जब जमा किए तो बैंक में 1000 डेबिट था यानी कि रिसिप्ट्स, अभी यहां निकाल रहे हैं तो कैश रिसिप्ट्स है, बैंक के लिए पेमेंट्स है, बैंक दे रहा है हमें। अब रूल वही का मतलब क्या, कैश के कॉलम में लिखते वक्त कैश नहीं आता, बैंक के कॉलम में लिखते वक्त बैंक नहीं आता। यानी कैश के कॉलम में लिखेंगे तो बैंक के नाम से, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो कैश के नाम से। एक बार आपको यह मालूम हो गया कि किस कॉलम में वो 500 लिखना है। कैश में लिखना है तो कौन से कॉलम में, बैंक में लिखना है तो कौन से साइड में, कॉलम यानी साइड। तो कैश में लिखना है रिसिप्ट साइड में, बैंक में लिखना है पेमेंट साइड में, अमाउंट लिख दो रिस्पेक्टिव प्लेसेस में। अब वो रूल अप्लाई करो जो रूल मैंने बताया था, अपने अकाउंट में अपने कॉलम में अपना नाम नहीं आता, तो कैश के कॉलम में लिखते वक्त बैंक का नाम, बैंक के कॉलम में लिखते वक्त कैश का नाम। सिंपल रूल है। तो यहां तक का फिर समझिए, कैश से साधारणतः आ रहा है तो अरुण से मिला या शर्मा से मिला, जो भी, कैश, कैश के कॉलम में, चेक मिला बैंक के कॉलम में, मिला है तो रिसिप्ट्स में। उसी प्रकार से सैलरी दिया हो या रेंट दिया हो, कैश में दिया तो कैश के कॉलम में, चेक से दिया तो बैंक के कॉलम में। कभी कभी यह भी मुमकिन है कि एक पार्टी आपको पेमेंट करे या आप किसी को पेमेंट करें, कुछ पोर्शन कैश में, कुछ पोर्शन चेक से, तो जितना कैश दे रहा है कैश के कॉलम में, जितना चेक दे रहा है बैंक के कॉलम में, नाम कॉमन रहेगा दोनों के लिए जिसको भी पेमेंट किया। उसी प्रकार से पैसा आया भी है तो वैसे ही, जितना कैश में मिला कैश के कॉलम में, जितना चेक से मिला बैंक के कॉलम में, पैसा आया है। कैश में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश इज गोइंग आउट, कैश के लिए पेमेंट्स, बैंक के लिए रिसिप्ट्स। 1000 रुपए कैश के पेमेंट्स में, 1000 रुपए बैंक के रिसिप्ट्स में। मगर कैश के कॉलम में लिखेंगे बैंक के नाम से, बैंक के कॉलम में लिखेंगे कैश के नाम से। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, सिंपल रूल, कैश आई, बैंक ने पेमेंट किया, कैश के लिए रिसिप्ट्स का कॉलम, बैंक के लिए पेमेंट्स का कॉलम। ये मैंने रिसिप्ट्स के कैश के कॉलम में लिखा, ये पेमेंट्स के बैंक के कॉलम में लिखा। अब ये जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में लिखने के बाद कैश के कॉलम में लिखा तो बैंक का नाम आएगा, बैंक के कॉलम में लिखा तो कैश का नाम आएगा। इन ब्रीफ, मेरे अकाउंट में, मेरे कॉलम में मेरा खुद का नाम नहीं आता। समझ गया? क्लियर? देखो दोस्तों, मैं यहां एक बात फिर बता दूं, कैश बुक चाहे सिंगल कॉलम हो, डबल हो या 3 कॉलम्स, एक छोटा सा लॉजिक है, आ रहा कि जा रहा पहले समझो, कैश आया कि गया वो समझो, चेक से आया कि गया वो समझो। कैश होगा तो कैश के कॉलम में, आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट्स में। चेक होगा तो बैंक के कॉलम में, आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट्स में।
अब यहाँ पर कैश और बैंक एक साथ इन्वॉल्व है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश ड्रू फ्रॉम बैंक, तो दोनों सूरतों में कैश आई है तो रिसिप्ट्स में कैश के कॉलम में, पेमेंट्स बैंक, कैश गई है तो पेमेंट्स कैश के कॉलम में, रिसिप्ट्स बैंक। एक रूल और जो मैंने बताया, मेरे कॉलम में, मेरे बुक्स में, मेरे अकाउंट में मेरा नाम नहीं आता, तो कैश के कॉलम में कैश और बैंक के कॉलम में बैंक नहीं आएंगे। तो जब कैश का कॉलम है बैंक के नाम से और जब बैंक का कॉलम है कैश के नाम से। सिंपल लॉजिक, कुछ है ही नहीं इसमें। प्रैक्टिकली देखिए, जब मैं सीए की आर्टिकलशिप वगैरह करता था, एक दो चीजें देखने में आती थी कि चेक मिला मुझे आज समझ के चलिए एक प्रकार से थर्सडे, आज सही में थर्सडे है, आज थर्सडे, कल फ्राइडे, गांधी जयंती या छुट्टी आ गई, परसों सैटरडे, समझकर चलिए एक एग्जांपल दे रहा, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे आ गई छुट्टी, फिर संडे छुट्टी, यानी चेक आज मिल तो गया मगर आज बैंक बंद हो गया, कल बंद है, परसों बंद है, नरसों बंद है, 3 दिन वो चेक मेरे ही पास रहेगा, मंडे वो जमा होगा। तो आते बराबर तो मैंने बैंक में जमा ही नहीं किया, उसको आया है चेक, वो चेक मैंने अपने पास रखा, 3 दिन तक अपने पास रखा, 3 दिन के बाद वो चेक मंडे को या ट्यूसडे को जब भी बैंक खुला मैंने जमा किया। यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन या यूं समझ के एक छोटा सा एक ट्रांजैक्शन को लेकर ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट नॉर्मली प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। अब यहां पर आपके पास में 2 विकल्प है, या तो मिलाई मंडे को दिखा दो जिस दिन जमा कर रहे, मगर ये पॉइंट मैंने बताया, अकाउंट्स में डे टू डे ट्रांजैक्शंस की एंट्री होनी चाहिए। अब यहां ध्यान से देखिए, चेक फॉर ₹500 received on, आज की तारीख है 1 October 2020 and deposited the same into the bank on 4th October 2020. What will be the treatment in the cash book? ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, बच्चों का उतना मतलब 11th स्टैंडर्ड के आसपास में, जब ये तो ट्रांजैक्शन ठीक है, सी आर्टिकलशिप में ये सब में प्रैक्टिकली मैंने देखा है, सब चीजें ठीक है, मगर जब 11th में बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा ऐसा ट्रांजैक्शन आया तो उसको समझ में नहीं आता कि कैश बुक में किस तरह से प्रेजेंट करना। तो हमारे जो बॉस थे, हमने जिनके अंडर में आर्टिकलशिप किया, वो हमको एक एक बातें समझाते थे, सिखाते थे। आज से 25 साल पहले 95 वगैरह में वो ये कहते थे कि जब तक आपके पास आया हुआ चेक बैंक में नहीं गया, जब तक आपके पास आया हुआ चेक बैंक में जमा नहीं होता, बैंक में एंट्री नहीं कर सकते आप। भले चेक में मिला हो, चेक मिला करके तुरंत बैंक में एंट्री कर दो, दैट इज रॉन्ग। ये रिकंसिलिएशन में आ जाता, बैंक रिकंसिलिएशन में। ये टॉपिक भी मैं एक लेक्चर लूंगा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का। बैंक रिकंसिलिएशन का अर्थ ये होता है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक बैलेंस अलग दिख रहा, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक बैलेंस अलग दिख रहा। क्यों, क्या वजह है? तो ऐसी सब वजह रही थी कि चेक आ गया, मुझे लगा मैंने जमा कर दिया, मैंने एंट्री कर दिया, मगर जमा ही नहीं किया। समझ के चलिए, मैं 1 तारीख को चेक मिला है, जमा नहीं किया, जमा तो 4 को कर रहा, बैंक ही बंद है, मैं जमा ही नहीं कर सकता। तो ये 1 और 4 के बीच 3 दिन का वक्फा आ गया। तो ये 1 तारीख को अगर मैं बैंक में जमा किया करके बता दूं तो मेरा बैंक बैलेंस 1 तारीख को अलग दिखेगा, और बैंक में तो मैंने एक्चुअली में जमा ही नहीं किया, तो बैंक में बैंक बैलेंस अलग दिखेगा। तो ये जो 2 अलग अलग बैंक बैलेंसेस एक ही व्यक्ति का दिखता है,
उसके लिए बनाया जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये सब बारीकियां आती कि क्या वजह है, इनका बैंक बैलेंस अलग बता रहा, आपका बुक्स अलग बता रहा, तो ये वजह रही थी। तो ये सब वजहों से बचने का एक आसान तरीका हमारे बॉस हमको सिखाते थे, हमारे साहब लोग जो थे वो ये कहते थे, जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता बैंक में उसकी एंट्री नहीं होगी। मगर सर उसने तो 1 तारीख को लाके दे दिया ना पैसा, भले चेक से दिया है, लाके तो दे दिया ना, मुझे शो तो करना पड़ेगा पैसा मिल गया। हाँ, तो आप क्या करो, अभी आप कैश और बैंक बुक एक ही मेंटेन कर रहे हैं ना। अच्छा, सिर्फ बैंक बुक मेंटेन करते तो सीधा 4 को ही एंट्री करो ना भाई। बट जब आप कैश बुक और बैंक बुक एक साथ मेंटेन कर रहे हैं, जब बताते हैं आपके 1 अक्टूबर को उसने पैसा लाके दे दिया, रसीद मांग रहा, तो आप उसको रसीद दोगे तो एंट्री करना पड़ेगा आपको। आप 4 अक्टूबर की रसीद नहीं दे सकते, या उससे चेक 4 अक्टूबर का मांगो, उसको बोलो पोस्ट डेटेड चेक दे। 4 अक्टूबर का चेक देगा तो टेंशन ही नहीं। 1 अक्टूबर को बोलो कि भैया 4 अक्टूबर का ही चेक बना के दे, मैं मेरे बुक्स में एंट्री 4 अक्टूबर को करूंगा और रसीद भी 4 अक्टूबर की दूंगा। मगर ऐसा नहीं है, सपोज चेक 1 अक्टूबर का है, चेक में तारीख 1 अक्टूबर की है, मगर आप जमा करते हैं 4 अक्टूबर, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीजन, बैंक हॉलिडे है, क्या करेंगे आप? तो यहां आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो तारीख को हमें चेक मिलता है, जो तारीख को हमें चेक मिली, वो तारीख को हम एंट्री करेंगे कैश के कॉलम में। कैश समझ के चलिए, मिला है फ्रॉम मिस्टर आनंद, आनंद से मिला, तो हम क्या करेंगे, टू मिस्टर आनंद करके वो तारीख को एंट्री करेंगे कैश के कॉलम में, 500 रुपया। जब तक बैंक में जमा नहीं होता उसकी एंट्री बैंक में नहीं होगी। 4 तारीख को वो बैंक में जमा हो रहा है, तो 4 तारीख को बैंक में दिखेगा, 4 अक्टूबर 2020 को बैंक के कॉलम में 500। मगर क्या नाम से दिखेगा, ध्यान से देखिए, हमने कैश में रखा हुआ है वो पैसा अभी, ये कैश का जब बैंक में जमा होगा कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये कैश के कॉलम में 500, पहले ही बताया था मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री, मेरे अकाउंट में आपका नाम, तो कैश के कॉलम में बैंक का नाम और बैंक के कॉलम में कैश का नाम। 4 तारीख को इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी। तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं ये 4 तारीख को दिखेगा। तो 4 तारीख का सीधा अर्थ है कि बैंक में जमा हुआ है, 1 तारीख को आया था, मैंने कैश के कॉलम में रखा हूं, क्योंकि कैश के नाम से एंट्री करेंगे जब चेक मिलता है, मगर जमा होगा वो बैंक में 4 तारीख को, तो 4 तारीख को कैश जमा हुआ उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। जैसे कैश जमा करते तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती, उसी प्रकार से ये वाले एंट्री की भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि बैंक में वो चेक जमा हुआ है जो कैश के कॉलम में दिख रहा था 1 तारीख को। तो जब भी पैसा चेक के रूप में किसी और दिन मिले और जमा किसी और दिन हो रहा, तो जो दिन को मिल रहा है वो तारीख को एंट्री होगी कैश के कॉलम में, और जमा जो तारीख को करेंगे वो तारीख को हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री पास करके कैश का कॉलम कैंसिल होगा और बैंक के कॉलम में नजर आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, एंड करते हैं। एंड का मतलब है कि जैसा ओपनिंग से शुरू हुआ वैसी, जैसे 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग था, तो हम लेते हैं 31 मार्च 2020 क्लोजिंग। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन का मतलब मेरे पास पूरा कैश रिसिप्ट्स में कितना है, 6100, उतना ही मुझे हिसाब देना होगा पेमेंट्स में। 6100 का क्या, तो 6100 में 4000 की पेमेंट्स हो गई, 4000 की पेमेंट्स हो गई, 2100 बैलेंस कैश इन हैंड। उसी प्रकार से बैंक टोटल डिपॉजिट्स 21500, टोटल डिपॉजिट्स 21500 में विड्रॉल 6000 गया, 21500 में 6000 गया, तो 15500 क्लोजिंग बैलेंस है इन द बैंक।
ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वेरी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2100 और 15,500 दिखता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्लोजिंग नेक्स्ट डे ओपनिंग बनता, फिर वो ओपनिंग में और ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट्स के जुड़ते जाते, पेमेंट्स के माइनस होते जाते, फिर क्लोजिंग निकलता, वो नेक्स्ट डे ओपनिंग। लाइकवाइज एवरी ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस विल बी द नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। इस तरह से कैश का और बैंक का चलता। बैंक में कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट साइड कभी कभी ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल लेके चलिए कि हमने किसी को 17,000 का चेक दे दिया बाय किशोर, किसी को 17,000 का चेक दे दिया, तब क्या हो गया, पेमेंट साइड ज्यादा हो गया बैंक का। करंट अकाउंट में एक सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है यू कैन ड्रू या यू कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक ओवर एंड अबव योर नॉर्मल बैलेंस। आपकी जितनी नॉर्मल बैलेंस है बैंक में उससे ज्यादा पैसा आप बैंक से निकाल सकते हैं। बैंक आपको ये एक सुविधा देता है जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवरड्रॉन। तो यहां क्या होगा, ये साइड की टोटल ज्यादा हो गई, 17, 22, 23,000 हो गई यहां की टोटल, तो बैलेंस यहां निकलेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1500, यहां निकलेगा 23,000 टोटल में। तो ये जो 1500 बैलेंस है इसे आप कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, इसे लौटाना होता है। अकाउंट टू अकाउंट जैसे जैसे पेमेंट जमा करते जाओगे ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता। कैश में कोई ओवरड्राफ्ट का प्रश्न ही नहीं उठता। कैश में ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास पैसा कम है और आपने पेमेंट ज्यादा किया। कैश नो चेंज, वही 6,100, 4,000 गया, 2,100 बैलेंस। सिर्फ बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। बैंक में करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होता है, सेविंग होता तो ये चेक बाउंस हो जाता क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स आपका ये चेक बाउंस हो जाता। मगर करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। 17,000 के चेक से 1,500 रुपए का ओवरड्राफ्ट आ गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैश बुक डबल कॉलम यानी कि कैश और बैंक कॉलम को लेकर डिस्कस किया। अब आप नेक्स्ट क्लास में मुझे देखेंगे कि 3 कॉलम कैश बुक मैं बता रहा हूँ। 3 कॉलम कैश बुक आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।